नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों। जीत लो वो लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर तो सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। यदि आपका वक्त गुजर गया तो फिर यादें रहेगी। ये फिजिक्स का अंतिम टॉपिक आज पढ़ने वाले हम, और वो रहेगा आपके साउंड। ये लास्ट पार्ट है, आज आपकी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी और कल से केमिस्ट्री के पोर्शन शुरू होंगे। ठीक है, ये अंतिम भाग है। अंतिम टॉपिक बचा हुआ है आपके भौतिक विज्ञान का, ध्वनि। बाकी कल से आपकी केमिस्ट्री शुरू होगी। ठीक है, साउंड क्या है? जो हम बोलते हैं वो आवाज है ना। ध्वनि क्या है? अरे ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या होती है? ऊर्जा। ध्वनि क्या है रे? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, जिसमें संचरण होता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? अरे ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है ना। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल, डीबी। ध्वनि की माप क्या होती है? डेसिबल होती है, डीबी। आप बताना, डब्ल्यूएचओ ने कितने डीबी से ऊपर की ध्वनि है उसको मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है? डब्ल्यूएचओ ने 75 डीबी से अधिक साउंड, अधिक ध्वनि को क्या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है? कितना रे? हाँ 80 हो गया। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। पिछहत्तर डीबी से ऊपर की जो साउंड होती है वो अपने कानों के लिए सही नहीं है। 60 डीबी तक की साउंड है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक है, लेकिन 75 डीबी से ऊपर की ध्वनि है वो फिर कानों के लिए हानिकारक होती है। समझ गए? डीबी, डीबी मापा जाता है आपके ध्वनि को। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है भैया? और यही एक सामने आपके सवाल है, वो बताना, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? सारे मात्रक लिख लो इधर, यहां से। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है जी? मीटर। तरंग दैर्ध्य का मात्रक पूछा जाए मीटर। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। बोलो। अभी आएगा, इसके बाद में वही काम करेंगे, पूरा पेपर करवाएंगे ना। कर लिया क्या? ध्वनि के प्रकार की बात करें, ध्वनि के प्रकार तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक ध्वनि तरंगे। यांत्रिक ध्वनि तरंगे, आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, यांत्रिक ध्वनि तरंगे कौन सी है? और दूसरा होता है, वो होता है अयांत्रिक ध्वनि तरंगे। कौन सी है? अयांत्रिक ध्वनि तरंगे।
दो टाइप की रहेगी, यांत्रिक और अयांत्रिक। एग्जाम में सीधा सवाल यहां से बन सकता है, यांत्रिक साउंड कौन सी है और अयांत्रिक कौन सी है। ठीक है भैया। यांत्रिक ध्वनि तरंगे वो होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी ध्वनि तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नोट करें, यांत्रिक ध्वनि तरंगे कौन सी है? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए, जी, जिनके संचरण के लिए क्या माध्यम चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होती है, वो है यांत्रिक ध्वनि तरंगे। और माध्यम आपको पता है, माध्यम क्या होना चाहिए? ठोस, द्रव या गैस। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वही तो माध्यम है। माध्यम क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए आपके ठोस, या फिर द्रव, और या फिर गैस। ये आपका माध्यम होता है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? और पांचवी BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, कर लोगे। और अयांत्रिक ध्वनि तरंगे कौन सी होगी? जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनके संचरण के लिए माध्यम नहीं चाहिए। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये लीजिएगा, ऐसी ध्वनि तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो तो रहेगी यांत्रिक ध्वनि तरंगे, लेकिन जिनके संचरण के लिए माध्यम नहीं होगा वो होगा अयांत्रिक ध्वनि तरंगे। अब पूछा जाए कि यांत्रिक ध्वनि तरंगे कौन सी है, तो क्या करोगे? बताओ भाई, इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाला है? यानी ये भी दो टाइप की रहेगी। एक तो है आपके अनुदैर्ध्य। कौन सी? अनुदैर्ध्य, जहां से सवाल एग्जाम में आया हुआ है। अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे कौन सी है? अनुदैर्ध्य, ये सवाल भी पूछा गया है। और दूसरा होता है अनुप्रस्थ। दूसरी कौन सी है? अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे ये किस प्रकार की रहेगी? यांत्रिक। अनुप्रस्थ किस प्रकार की है? यांत्रिक। और इसका उदाहरण क्या रहेगा? अयांत्रिक ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? जैसे आपके एक्स किरणें, कौन सी? एक्स। एक्स किरणें अयांत्रिक ध्वनि तरंगे हैं। गामा, इसके अलावा रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे जो होती है वो भी क्या है? अयांत्रिक है। ध्यान देना आप। अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे यांत्रिक रहेगी, अनुप्रस्थ भी क्या है? यांत्रिक है। अक्ष किरणें किसी कौन सी रहेगी? तो ये अयांत्रिक है। और रेडियो तरंगे भी कौन सी है? अयांत्रिक है।
क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? बता दोगे अनुदैर्ध्य कौन सी है और अनुप्रस्थ कौन सी है? आप देखना भाई, अनुदैर्ध्य क्या है? ये वाली कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ध्यान देना, वायु अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। वायु क्या है? वायु तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। वायु में उत्पन्न होती है, जैसे ध्वनि, ठीक है, वायु में उत्पन्न तरंगे। जैसे आपके हो गया ध्वनि तरंग। कौन सी? ध्वनि तरंग। अब सवाल पूछे जाए कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, तो ये अनुदैर्ध्य है। अरे समझ गए क्या? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की है, तो ये अनुदैर्ध्य है। आपसे सवाल पूछा जाए प्रकाश तरंगे किस प्रकार की है, तो अनुप्रस्थ है। प्रकाश तरंगे जो पृष्ठ से आकर टकराती है वो अनुप्रस्थ है, ठीक है। जो किसी पृष्ठ से आकर टकराए, जैसे आप ढोलक बजाते हैं ना, ढोलक से आवाज निकलती है, तो वो उसका साइड वाला पृष्ठ से ठोकेंगे तब आवाज आएगी, तो वो प्रकाश तरंगे हो गई। वायु से उत्पन्न तरंगे ध्वनि तरंगे होगी, और ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कर लोगे? वायु किस प्रकार की तरंगे है? ये ध्वनि तरंगे, तो अनुदैर्ध्य। प्रकाश कौन सी है? तो अनुप्रस्थ है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ किस प्रकार की है? तो यांत्रिक है, ठीक है। कुछ और लिखनी है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो भी ध्यान में रखना है। कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात करें गामा किरणों की। कौन सी? गामा किरणें, ये गामा किरणें। गामा किरणों की खोज किसने की रे? किसने की है गामा किरणों की खोज? हेनरी बैकुरले ने। किसने की थी? हेनरी बैकुरले। हेनरी बैकुरले ने गामा किरणों की खोज की है। इसका उपयोग कहां होता है गामा किरणों का? ध्यान देना, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। यह सवाल आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है। यानी भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? गामा किरणों में। इसकी भेदन क्षमता, सीधा लिखो आप, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। सवाल बन गया यहां से। सवाल आपसे पूछा जाए कि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणों की होती है। गामा किरणों की खोज किसने की? हेनरी बैकुरले ने। किसने की है? हेनरी बैकुरले ने। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणें। और कौन सी है? पराबैंगनी। ये सवाल आते हैं एग्जाम में। पराबैंगनी किरणें, सबसे पहले बात कर लेंगे खोज किसने की पराबैंगनी किरणों की। किसने की है? रीटर नाम के वैज्ञानिक ने। इसका उपयोग कहां होता है? यस, एक तो इसका काम होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उसको नष्ट करने में, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में उपयोगी है। लेकिन एक यहां से सवाल बनता है, यह हानिकारक है। एक सवाल यहां से यह बनता है, सूर्य से
आने वाली, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ये सवाल बताना भाई, इसका आंसर क्या होगा? दो सवाल बन गए यहां से। एक तो ये हुआ, इसका आंसर क्या रहेगा? ओजोन परत। क्या है? ओजोन लेयर। एक तो सवाल ये बनेगा, ओजोन परत कौन सी किरणों को, तो पराबैंगनी किरणें हो गई। कौन सी किरणें हैं? पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही रोक लेता है, तो वह है ओजोन लेयर। कौन सी? ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की है? रीटर ने। याद कर लेना ये। और इसका उपयोग कहां होता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में। वैसे ही गामा किरणें, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आता है, कौन सी किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी? तो गामा किरणों की। दूसरा है पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट, तीसरा देखिएगा, अवरक्त किरणें। कौन सी है? अवरक्त किरणें। ये भी सवाल आया हुआ है। अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों की खोज किसने की भाई? अरे इसकी खोज किसने की थी? अवरक्त किरणों की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हर्सेल होगा। कौन था? हर्सेल। हर्सेल नाम के वैज्ञानिक ने अवरक्त किरणों की, इंफ्रारेड किरणों की खोज की है। इंफ्रारेड। कई बार ये आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। इंफ्रारेड, इसका क्या काम है? ये कहां पाई जाती है? टेलीविजन का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें ये किरणें होती है। कहां होती है रे? टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में। ये सवाल आर्मी की एग्जाम में आया हुआ है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणें होती है? अवरक्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की किरणें पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। और बताइएगा और कौन सी बच रही है? इसके अलावा दृश्य किरणें, दृश्य किरणों की खोज किसने की? दृश्य किरणों की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ध्यान रखिएगा, इसकी खोज है न्यूटन ने की थी। किसने? न्यूटन ने। बस याद रखना कि दृश्य किरणें किस प्रकार की किरणें हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कर लोगे? ठीक है। तो ऊपर वाली तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में यहां से सवाल बन भी सकता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। ध्वनि का परास, ध्वनि का परास, ये भी तीन टाइप का होगा।
ध्वनि के परास के आधार पर यह भी 3 प्रकार की होती है। एक तो होगी, वो रहेगी आपके श्रव्य ध्वनि तरंगे। श्रव्य ध्वनि तरंगे। फिर है आपके अवश्रव्य ध्वनि तरंगे। और एक जो और बच रहा है वो है पराश्रव्य। कौन सी है? पराश्रव्य। ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वे, अवसर्वे और पराश्रव्य। ऑडिबल हो गई, ये इंफ्रासोनिक है, और वो आपके अल्ट्रासोनिक। तो ये 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे हैं जिनका परास अलग अलग होता है। सर्वे ध्वनि तरंगे वो होती है जिनको मनुष्य के कान सुन सकते हैं। सर्वे ध्वनि तरंगे कौन सी है? ऐसी ध्वनि तरंगे जिसमें मनुष्य के कान को सुनाई दे। मनुष्य के कान सुन सकते हैं। सर्वे ध्वनि तरंगे वो होती है जिनको मनुष्य सुन सकता है, लेकिन इनका परास कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये एग्जाम में आती है कि सर्वे ध्वनि तरंगों का परास कितना होता है। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। कितनी होती है रे? 20 हर्ट्ज से कितना? 20 है 1000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ये ध्यान में रखना, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्वे ध्वनि तरंगों का परास कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 20 किलो हर्ट्ज। सर्वे ध्वनि तरंगों का परास कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 या फिर 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं, जिनको मनुष्य के कान सुन सकता है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया बताओ? अरे सर्वे ध्वनि तरंगों के एग्जाम्पल क्या रहेंगे? मनुष्य। मनुष्य होगा। सर्वे ध्वनि तरंगों के एग्जाम्पल क्या रहेंगे? मनुष्य। ऑडिबल, जिनको मनुष्य के कान सुन सकता है, वो आपके सर्वे ध्वनि तरंगे हैं। इसका बताओ फिर अवसर्वे ध्वनि तरंगे कौन सी है? याद रखना, इनकी आवृत्ति परास कितनी होती है? आवृत्ति परास कितनी होगी? 20 हर्ट्ज से कम होगी। ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से कम होती है, वो वाली होती है अवसर्वे ध्वनि तरंगे। इसके उदाहरण क्या है? क्या है? बोलो भाई। हाथी, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जानते हो क्या? ये बहुत बड़ी मछली है। इसका वजन होता है लगभग 30 हाथियों के बराबर। ये बहुत बड़ी मछली है जिसका वजन लगभग 30 हाथियों के बराबर होता है। कितने? 30 हाथी के बराबर इसका वजन होता है, ब्लू व्हेल। और सबसे इंपॉर्टेंट है परासर्वे ध्वनि तरंगे, में यहां लिख देता हूं नीचे, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड, ये कौन सी है बताओ? अरे ये कौन सी रहेगी? इनका आवर्ती परास कितना होगा? देखो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच वाली तो सर्वे है, जिनको मनुष्य के कान सुन सकते हैं, मनुष्य। और 20 हर्ट्ज से कम वाली हो गई अवसर्वे, हाथी, और ये आपके ब्लू व्हेल हो गया। अब ये वाला बच रहा है ना, इसकी आवृत्ति परास कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? नोट करो फिर, इसकी आवृत्ति परास जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? इसकी आवृत्ति परास होगी, वो होगी आपके 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ये हो गया आपके 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। आप समझ गए क्या? ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति परास 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, वो आपके पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहलाएगी। और इसके उदाहरण भी बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो टेरोपस होता है, चमगादड़। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है? चमगादड़ बताओ। अरे टेरोपस जो होता है, चमगादड़ रात्रि में उड़ता है, देखा है क्या? चमगादड़ कब उड़ता है? रात में, दिन में नहीं उड़ता। देखते हो आप, दिन में तो ये छत के ऊपर उल्टा लटका रहता है, उल्टा। अब आधों को पता नहीं है चमगादड़ क्या है। हाँ वही, चमचेड़, टेरोपस। इसके अलावा और डॉल्फिन मछली, और डॉल्फिन को कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यही है, गांगेय डॉल्फिन। इसके अलावा पोरपाइज होता है। ये सारे के सारे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा आपके चूहा भी, जब भूकंप आता है तो चूहे को सबसे पहले पता चलता है, सांप को भी चलता है, कुत्ते भी पता लगा लेते हैं। भूकंप का सबसे पहले पता इनको ही चलता है। चूहा है, आपके कुत्ता है, सांप है, इनको चलता है सबसे पहले पता। कर लोगे? चमगादड़ रात्रि के समय उड़ता है, क्यों उड़ता है? लिखिएगा, चमगादड़ रात्रि के समय पराश्रव्य संसूचन के कारण उड़ पाता है। रात के समय ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये आसानी से उड़ पाता है। क्या? चमगादड़। ध्यान दें आप, रात्रि के समय उड़ता है ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के कारण। इसके अलग अलग उपयोग भी होते हैं। पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग और है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के उपयोग भी होते हैं भाई। कहां होता है इसका उपयोग? ऐसे स्थान
जिनकी सफाई करनी है और वहां पहुंच पाना कठिन है, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के द्वारा उसकी सफाई की जाती है। जैसे आपका सुरंग, जहां पहुंचना कठिन है वहां उसकी सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। इसके अलावा इसका उपयोग अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। अरे इसमें सोनोग्राफी में, कहां होता है? सोनोग्राफी में। नोट कर ले आप, सोनोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोनोग्राफी में कौन सी ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य। इसके अलावा ईसीजी में इसका उपयोग होता है। ईसीजी में, ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा और बताओ। समुद्र की गहराई में भी इसका प्रयोग करते हैं। संकेतों को भेजने के लिए। इसके अलावा गुर्दे की पथरी है ना, गुर्दे की पथरी, उसको तोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। गुर्दे की जो पथरी होती है, किडनी स्टोन जिसको कहते हैं, पथरी होती है ना गुर्दे में, उसको बारीक कणों में तोड़ने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। संकेत भेजने में, फेदोमीटर में। एक सवाल यहां से आ रहा है भाई, नोट कर लेना। समुद्र की गहराई को मापा जाता है किसमें? याद करना, समुद्र की गहराई को किसमें मापते हैं? समुद्र की गहराई को फेदोमीटर में मापा जाता है। किसमें? फेदोमीटर में। ये लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं यहां से। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे आपको पढ़नी है, इंपोर्टेंट है ये। कर लोगे? हाँ, ये भी है, बिल्कुल है। कठिन स्थानों पर सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्थान जहां पहुंचना कठिन है, कठिन स्थानों पर सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कर लेना, ठीक है। बहुत सारे उपयोग हो गए। तो ये सर्वे ध्वनि तरंगे, अपसर्वे और परासर्वे, 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे आपके सामने हैं जहां से सवाल बन सकता है। अगला है प्रतिध्वनि, जिसको हम कहते हैं इको साउंड। क्या कहते हैं? इको साउंड। ये क्या होता है? प्रतिध्वनि क्या है? हाँ, प्रतिध्वनि वो होती है ऐसी ध्वनि जो पहाड़ है, पर्वत है या किसी दीवार की सतह से टकराकर वापस हमें सुनाई दे, वो प्रतिध्वनि है। क्या है ये? नोट करें, ऐसी ध्वनि जो किसी सतह से, अब सतह का मतलब हो गया आपके पहाड़, पर्वत, दीवार,
ये वाली इको साउंड क्या है? प्रतिध्वनि का मतलब है वापस सुनाई दे। दीवार से टकराकर हमें वापस जो साउंड सुनाई देती है वो आपकी प्रतिध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिध्वनि। हाँ जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, श्रोता किसी परावर्तक सतह के निकट खड़ा है। अरे इसका आंसर करना। किसी श्रोता को, श्रोता मतलब जो सुनने वाला, परावर्तक सतह की परावर्तक सतह से स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम, अरे कितना, कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना। अब वो दीवार है, दीवार से साउंड जो आपके पास टकराकर वापस आती है तो उसमें लगभग 0.1 सेकंड का समय लगता है। कितना? 0.1 सेकंड का समय। मैं बात करना चाहूं, 0.1 सेकंड का समय लगता है। कितना समय है? यानी मानव मस्तिष्क में जो ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस सुनाई देगी वो लगभग 0.1 सेकंड तक मानव मस्तिष्क में रहती है। लगभग उसकी दूरी 17 मीटर है। तो वो दीवार है, वहां बैठे उसे साउंड टकरा के हमें वापस सुनाई देगी। 17 मीटर की दूरी है तो ये हमारे कानों तक या हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक ठहरती है। कर लोगे? 0.1 का मतलब हो गया 1/10 सेकंड। कितना रे? 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड तक ये हमारे कान या मस्तिष्क में रहती है। ये ध्यान रखना। प्रतिध्वनि कर लोगे ना? कोई साउंड मनुष्य के मस्तिष्क में कितने समय तक रहती है? 0.1 सेकंड। और इंपॉर्टेंट सवाल तो यह है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये आपने बताया ही नहीं। इसका आंसर करना, ये इंपॉर्टेंट है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड होती है जी। अब कई बार आपको 330 मिलेगा, कई बार 332 भी आएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331। ये कितने? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ध्यान रखना है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आज ये आएगा। एक और लिखना, यदि ध्वनि की चाल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बढ़ा दिया जाए तो ये कितनी बढ़ जाएगी? ये भी ध्यान रखना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? 0.61 मीटर प्रति सेकंड ये बढ़ जाएगी। ये कुछ तथ्य है जो ध्यान में रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं।
ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार आया है। अब सवाल पूछे कि प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल में से ज्यादा स्पीड किसकी होगी? प्रकाश की होगी ना। प्रकाश की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और वायु की कितनी है? 331। ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार बनते हैं, आप कर लेना। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी? 331 होगी। ठीक है, नेक्स्ट। आज सारे करवा देंगे, छोटे छोटे टॉपिक जो है इसके साउंड के। अनुरणन, ये क्या है? अनुरणन क्या होता है? इसका मतलब है बाहुल परावर्तन। क्या है रे? बाहुल परावर्तन। अब ये क्या होता है? बाहुल परावर्तन का मतलब बार बार जो सुनाई दे वो अनुरणन है। अरे बाहुल परावर्तन का मतलब हो गया बार बार ध्वनि जो सुनाई दे। इसको कहते हैं आपके अनुरणन। लेकिन इसके एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। जैसे बादल का गरजना, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, उदाहरण इंपोर्टेंट है। बादलों की गर्जन किस पर आधारित है? यस, ये सवाल आते हैं एग्जाम में। बादलों की गर्जन बार बार सुनाई देती है ना आपको, बाहुल परावर्तन है। तो बादलों की गर्जन किस पर आधारित है? अनुरणन पर। सिनेमा हॉल देखा है ना? सिनेमा हॉल, अरे सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल की छत देखी है क्या? कैसी बनाई जाती है? वक्राकार। क्यों बनाई जाती है? बताओ। सिनेमा हॉल की छत ऐसे बनाते हैं, वक्राकार। वो इसलिए बनाते हैं ताकि जो आवाज आए तो वो टकराकर सभी को समान रूप से सुनाई दे, इसलिए तो सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है। इसका कारण भी क्या है? अनुरणन है। बादल किस कारण गरजते हैं? तो भी अनुरणन है। इसके अलावा व्याख्यान कक्ष होते हैं ना, बड़े बड़े व्याख्यान कक्ष जहां भाषण दिए जाते हैं, वहां छत के नीचे कालीन को बिछाते हैं। देखा है क्या? ये भी इसका उदाहरण रहेगा। बड़े बड़े व्याख्यान कक्ष में, व्याख्यान कक्ष जान गए? ये जो होता है फर्श, फर्श पर क्या बिछा देते हैं? फर्श पर क्या? कालीन बिछा देते हैं। हाँ, दरी दरी। अब तो जान गए। अरे बड़े बड़े जो हॉल होते हैं, जब व्याख्यान लगाते हैं तो उसमें कालीन नहीं बिछाते क्या? दरी लगाते हैं ना उसमें, इसलिए ताकि इसकी आवाज है वो सभी को समान रूप से सुनाई दे। इसका कारण होता है। आप तो सोचते होंगे कि आराम से बैठ जाए, है ना? तो ये सब अनुरणन पर आधारित है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से हैं? बादलों की गर्जन, सिनेमा हॉल की छत को वक्राकार बनाना, और बड़े बड़े व्याख्यान कक्ष में फर्श पर कालीन का बिछाना। ये सारे के सारे अनुरणन पर आधारित है। लेकिन नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के लिख लीजिएगा। रेडियो है ना, रेडियो। अब रेडियो भी तो साउंड का है, स्रोत है। रेडियो अनुरणन पर आधारित नहीं है, ये अनुनाद पर आधारित है। ये भी ध्यान रखना। रेडियो किस सिद्धांत पर आधारित रहेगा? तो रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है। ये लीजिएगा, ये तो है अनुनाद, और वो क्या था? अनुरणन है। रेडियो का पूछा जाए तो अनुनाद बताना है। और एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो रहेगा आपके सोनार। क्या है? सोनार।
बाकी साउंड में से बस इतने, इसमें से सारे सवाल आएंगे आपके। अगला लिखिएगा सोनार। ये सारे के सारे ध्वनि से संबंधित आपकी बातें हैं, सारी की सारी। दो लगाने हैं, ले अब तो ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोनार का पूरा नाम क्या है। कई बार ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं और पूछे हुए हैं। लेजर का पूछा हुआ है, आपके इसरो का पूछा गया है, इसरो का पूर्ण रूप पूछा गया है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? लिख लो, साउंड है, नेविगेशन। इंग्लिश में लिखवाऊं क्या? लिख लो भाई फिर, साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग। ये सोनार का पूर्ण रूप है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग, ये आपकी एग्जाम में आ सकता है। साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग, इसका उपयोग जरा जरूर ध्यान में रख लेना। सोनार का उपयोग कहां होता है? समुद्र की गहराई में। इसका उपयोग जरूर ध्यान में रखिएगा। समुद्र में स्थित पिंड की दूरी, पिंड की दूरी, दिशा व चाल ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। सोनार का उपयोग किया जाता है, किसका? समुद्र में, समुद्र की गहराई में जो पिंड होते हैं, उसकी दिशा है, इसकी दूरी है, उसकी चाल है, उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग। कर लोगे क्या? एक बताना, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, ये रेलवे स्टेशन है, ये क्या है? रेलवे, रेलवे लाइन है, ठीक है, रेलवे स्टेशन। यहां इस, ये जो रेल की पटरियां हैं, इसके पास में एक व्यक्ति खड़ा है। यहां एक व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन आ रही है इधर से। अब जैसे जैसे ये ट्रेन इसके पास में आएगी, तो इसकी जो ट्रेन की आवाज है ना, इसको ज्यादा सुनाई देगी। और जैसे ही ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर लेगी ऐसे आगे, इसकी आवाज अपने आप कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति खड़ा है पटरियों के पास में, ट्रेन आ रही है ना, तो जैसे जैसे नजदीक आती है उसकी आवाज, उसकी सीटी है, उसका जो हॉर्न है वो तेज सुनाई देता है। और जैसे ही वो उसको पार कर लेती है, उसका जो आवाज है वो कुछ है, हाँ, कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्या? ऐसा क्यों होता है? ये किसके कारण होता है? तो आप नोट कर लें, ये लास्ट बिंदु रह गया, वो आपके डॉपलर प्रभाव। क्या है? डॉपलर प्रभाव। क्या रह गया? डॉपलर प्रभाव। याद रखना, ट्रेन की सीटी है या ट्रेन की आवाज इस पर निर्भर करती है।
महीन और मोटा सुनाई देना। अब जैसे ट्रेन है किसी श्रोता के निकट आ रही, उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। आवृत्ति बढ़ने के कारण, आवृत्ति यदि बढ़ती है तो आवाज कैसी लगेगी? और यदि आवृत्ति कम है तो आवाज कैसी सुनाई देगी? मोटी या कम? कर लोगे ना? तो ट्रेन की सीटी आवाज किस पर निर्भर करती है? ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस पर? डॉपलर प्रभाव। तो साउंड की सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ध्वनि, ये अंतिम टॉपिक बचा हुआ था आपके। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।